तो कल हमने किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑल्सो हमने किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो एक बार हम ज़रा उसकी समरी देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो स्प्लिटिंग होती है इस तरह से कि दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं लो एनर्जी के। इसको हम Eg कहते हैं, इसको हम T2g कहते हैं। इनके बीच का जो ये गैप है इसे हम कहते हैं डेल ओ। बट जब मेरे पास होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तीन ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं, दो ऑर्बिटल होते हैं लो एनर्जी के। इसको हम E कहते हैं, इसको हम T2 कहते हैं, और इसके बीच का जो ये गैप है इसे हम कहते हैं डेल T। और एक बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि डेल T जो है वो डेल O से छोटा होता है, तो डेल T इक्वल है 4/9 डेल O के। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में CFSE की बात करता हूँ तो CFSE कैसे निकालेंगे हम। अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और मुझे इसका CFSE निकालना है, CFSE का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg मल्टीप्लाई प्लस 0.6 डेल O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g मल्टीप्लाई माइनस 0.4 डेल O। तो ऐसे हम निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE वैल्यू। बट यही अगर मुझे निकालनी हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो कैसे निकालेंगे। तो टेट्रा की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, हमें इसके लिए CFSE निकालना है। सो दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 मल्टीप्लाई प्लस 0.4 डेल T प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E मल्टीप्लाई माइनस 0.6 डेल T। तो ऐसे हम निकालेंगे CFSE टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब हम डिस्कस करते हैं आगे एक एग्जांपल लेके कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और टेट्राहेड्रल में CFSE कैसे निकालते हैं बाय टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ MnH2O6 2 पॉजिटिव, तो हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2। वही काम हमें करना है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट इज़ 25। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे इसकी आर्गन 3d5 4s2। अब Mn2+ में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम ओनली 3d5। अभी 3d5 मुझे CFSE निकालने के लिए यूज़ करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक ऑर्बिटल्स। ये हमारी एनर्जी एक्सिस है, तो ये वाला होगा T2g और ये वाला हमारे पास होगा Eg। अब H2O फ्रॉम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो 5 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है डेल O विल बी लेस देन P, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है दैट विल बी T2g3 Eg2। सो दिस विल बी आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव। अब अगर हम इसमें निकालना चाहे CFSE तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला अभी लिखवा ही था मैंने, तो हम निकालेंगे इसमें CFSE वैल्यू, दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg जो कि 2 है मल्टीप्लाई प्लस 0.6 डेल O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g जो कि 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस 0.4 डेल O। ऑन सॉल्विंग that comes out to be 0.0 del O. So CFSE for this complex has come out to be equal to 0.0 del O. Let's take example for tetrahedral complexes. So for that, let's say I have example of ZnH2O4 2 पॉजिटिव। तो हमें इसमें CFSE निकालनी है। तो जिंक का नंबर हमारे पास होगा 30,
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +2 की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3d10 4s2. For +2 it will become argon 3d10. तो हमें 3d10 फिल करने हैं टेट्राहेड्रल के लिए, और ध्यान रखें टेट्राहेड्रल में डेल ओ हमेशा छोटा होता है पेयरिंग से, और टेट्राहेड्रल में 3 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं, 2 ऑर्बिटल नीचे होते हैं। ऊपर वाले को हम T2 कहते हैं, नीचे वाले को हम E कहते हैं। हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ध्यान रखेंगे कि पेयरिंग नहीं होगी, तो पहले सिंगली फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और रह गए। अब इसको हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे 10 करके, तो दिस इज कम्प्लीटली 10 नाउ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनी है E4T2 6. So this is the electronic configuration for zinc 2 positive. अब हमें निकालना है इसके लिए CFSE वैल्यू, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द CFSE वैल्यू फॉर दैट। तो फॉर्मूला भी लिखवाया था, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 जो कि 6 है, मल्टीप्लाई +0.4 del T plus number of electron in E, that is 4, into -0.6 del T. On solving that also comes out to be 0.0 del T. So that is how you find the CFSE value for tetrahedral complexes. Okay, I hope you get that part. अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के कलर्स की। तो हमने DF ब्लॉक में ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स में कलर आता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। अब मैं किस DD की बात कर रहा था कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल का केस लेता हूँ, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में 5 D ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें 2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होते हैं और 3 ऑर्बिटल होते हैं लो एनर्जी के। ये भी D और सबशेल से बना है, ये भी D सबशेल से बना है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी इसी को हम कहेंगे DD ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तभी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जैसे लेट्स से मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, एक एनर्जी आई, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रॉन ने, वो जंप कर गया Eg में। अब वो हाई एनर्जी पर प्रेजेंट है, अब हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो वापस से आएगा लो एनर्जी पे। तो जैसे ही वो वापस लो एनर्जी पर आएगा, इट विल रिलीज सम रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो दैट इज हाउ वी विल एबल टू सी द कंपाउंड कलर। आई होप यू गेट दैट पार्ट। अब कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वो भी डिपेंड करता है हमारा डेल ओ एंड डेल टी की वैल्यू पे। तो कैसे डिपेंड करता है, ध्यान देते हैं। बेसिकली डेल ओ एनर्जी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। डेल ओ इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एंड फ्रॉम प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी हमारी इक्वल होती है एच न्यू के, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी। अब फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ विजिबल रीजन ड्रॉ करता हूँ, तो हमारे पास होता है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाइयर है, दैट मीन्स वॉयलेट में एनर्जी भी हाइयर होगी। रेड में फ्रीक्वेंसी कम है, दैट मीन्स इसकी एनर्जी भी कम होगी, तो इसका डेल ओ भी कम होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ज़रा केयरफुली कि अगर मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें डेल ओ कम होगा, तो लोअर फ्रीक्वेंसी का कलर एब्जॉर्ब होगा। मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें फ्रीक्वेंसी या डेल ओ की वैल्यू कम रहेगी। डेल ओ की वैल्यू कम रहेगी तो एनर्जी भी कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। तो इसका मतलब है कि वो लो फ्रीक्वेंसी का कलर एब्जॉर्ब करेगा। अब कलर रिलीज कौन सा करेगा? सो वो कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज होगा।
कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ हाउ डू वी नो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा? तो इसके लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। इस सर्कल में आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर दीजिए लाइक दैट, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपने कलर्स लिख देते हैं। तो ये हो गया वोयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो मान लीजिए कि उस कंपाउंड ने रेड कलर एब्जॉर्ब किया, तो उसके अपोजिट का कलर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ग्रीन कलर रिलीज होगा। दैट मीन्स वी विल सी ग्रीन कलर। और अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ है तो ग्रीन रिलीज होगा। अगर मान लीजिए ब्लू एब्जॉर्ब हुआ है तो ऑरेंज रिलीज होगा। येलो एब्जॉर्ब हुआ है तो वॉयलेट कलर रिलीज होगा। यानी कि अगर कोई मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्ब करेगा मान लीजिए रेड कलर, तो उस कंपाउंड का कलर जो मुझे दिखाई देगा दैट विल बी ग्रीन। एब्जॉर्ब किया रेड, रिलीज करेगा ग्रीन, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ कलर। अब एक एग्जाम्पल हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे, उसमें हमारे बैटर क्लियर होगा। जैसे ध्यान दीजिए, हमारे पास प्रेजेंट है ये कंपाउंड। इस कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया है 535 नैनोमीटर पे, यानी कि इसने येलो कलर एब्जॉर्ब किया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो वॉयलेट कलर रिलीज करेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये कंपाउंड है टाइटेनियम का, तो उसने ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट कलर रिलीज कर रहा है यहाँ पे। तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही कलर हमारा यहाँ पे रिलीज होगा, एंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जिस जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे उस कंपाउंड में हमारे पास कोई भी कलर नहीं आएगा। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल हम गूगल से देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसकी एक आपको इमेज क्लासरूम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कंप्लीट रेंज क्या होगी। सो आई होप यू गेट दैट पार्ट ऑल्सो कि कंपाउंड में कलर्स क्यों आता है। यहाँ पर डिपिक्शन दिया हुआ है कि क्या होता है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको लर्न कर लेना है, बिकॉज ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले मेरे पास निकल प्रेजेंट है और उसमें मेरे पास प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल जो वीक फील्ड लिगेंड है। अब अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसने लो फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब किया होगा, मतलब इसने रेड एब्जॉर्ब किया होगा, तो वो रिलीज कर रहा है ग्रीन कलर, कॉम्प्लीमेंट्री उसका। देन हमने उसमें ऐड कर दिया EN। EN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है एज कंपेयर टू वाटर। तो EN जो है हाई फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर EN हाई फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज कलर थोड़ा सा लो फ्रिक्वेंसी का हो जाएगा। अब इसने पेल ब्लू को रिलीज किया है, मतलब उसने एब्जॉर्ब किया होगा ऑरेंज कलर के आसपास को। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और रिलीज कलर हमारे चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे EN एब्जॉर्ब हो रहा है या ऐड हो रहा है वैसे वैसे कलर हमारा चेंज होता जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल बना के समझाना चाहूँ तो कैसे होगा वो देखिए ज़रा। ओके, तो वोयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पहले हमारे पास जब वाटर था तो उसका कलर ग्रीन था, दैट मीन्स उसने रेड एब्जॉर्ब किया होगा तो ग्रीन उसने रिलीज कर दिया। नेक्स्ट केस में हमारे पास कलर पेल ब्लू आ गया। पेल ब्लू का मतलब उसने यहाँ पे ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो उसने यहाँ से ब्लू रिलीज कर दिया, तो ब्लू के आसपास का। देन हमारे पास हुआ ब्लू पर्पल रिलीज, मतलब उसने येलो के आसपास एब्जॉर्ब किया और वॉलेट के आसपास रिलीज कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया वॉलेट कलर, दैट मीन्स उसने येलो एब्जॉर्ब किया कंप्लीटली और वॉलेट को रिलीज कर दिया। ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ जाते हुए ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, उसी के हिसाब से हमारा कलर भी चेंज होता जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है FeCN6 4 नेगेटिव और मेरे पास है FeH2O6 2 पॉजिटिव, और हमें दो कलर दिए गए। मान लीजिए हमें दिया गया ऑरेंज कलर
और हमें दिया गया मान लीजिए ग्रीन कलर, और हमसे पूछता है कि ऑरेंज कलर किसका होगा, ग्रीन कलर किसका होगा। इन दोनों कंपाउंड में से ऑरेंज कलर किसका होगा और ग्रीन कलर किसका होगा, हमें वो बताना है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं फिर से कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल का, जिससे हमें समझना आसान हो जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इसको केयरफुली समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देते हैं अपने कलर्स। तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ध्यान दीजिए, ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी मतलब ये रिलीज ऑरेंज यहाँ पे हो रहा है और ग्रीन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर ऑरेंज रिलीज हो रहा है तो ब्लू एब्जॉर्ब हुआ होगा, और अगर यहाँ पे ग्रीन रिलीज हो रहा है तो रेड एब्जॉर्ब हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑरेंज रिलीज हुआ तो ब्लू एब्जॉर्ब हुआ, अगर ग्रीन रिलीज हुआ तो रेड एब्जॉर्ब हुआ। अब ब्लू की फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। अगर फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो डेल ओ भी ज़्यादा होगा। अब डेल ओ किस लिगेंड के लिए ज़्यादा हो सकता है, सी एन के लिए या वाटर के लिए। तो अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करता हूँ तो वहाँ पे सी एन का डेल ओ वाटर के डेल ओ से ज़्यादा आता है। अब अगर सी एन का डेल ओ ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसका मतलब है सी एन ने ब्लू फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी तो ऑरेंज कलर रिलीज किया। तो ऑरेंज कलर इस कंपाउंड का होगा और ग्रीन कलर इस कंपाउंड का होगा। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि किस कंपाउंड का कलर कौन सा होगा। इस तरह के सवाल आपके आईआईटी, नीट या बोर्ड में मैच मेकिंग के जरिए आ सकते हैं। तो इसको आपको खास ध्यान देना है इस तरह से। आई होप यू आर गेटिंग दैट पार्ट। कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप ऑल्सो। अब नेक्स्ट हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस है यहाँ पे, हमें वो ध्यान देना है। तो पहली बात उसने कही यहाँ पे कि लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्जेस है, कि ये कहता है कि अगर पॉइंट चार्जेस है तो उस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिपल्शन ज़्यादा होगा, उतना ही डेल ओ भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम स्पेक्ट्रोकेमिकल्स में देख चुके हैं कि CO का डेल ओ CN नेगेटिव से ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव का डेल ओ न्यूट्रल से कम है। तो यहाँ पर आ गई एक लिमिटेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, जो हमने कल पढ़ी थी। उसने कहा कि उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बात भी गलत है। कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर, कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं हो सकता। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ अजान रूल इन क्लास 11th। तो कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयनिक होता है, ना ही प्योरली कोवलेंट होता है। लेकिन CFT कहती है कि कंपाउंड में बॉन्डिंग प्योरली आयनिक होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो उसकी वीकनेस को कवर किया लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, बट जो कि हमारे स्कोप से बाहर है तो इसको हम नहीं करेंगे। इसको आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लिगेंड फील्ड थ्योरी को और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो ये है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप समझ में आ गई होगी बात ये वाली आपको। कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो यू कैन आस्क मी। वैसे एक सवाल ये वाला, ये सवाल 9.8 बोर्ड में काफ़ी आता है कि ये कॉम्प्लेक्स तो इनर ऑर्बिटल है, ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल का मतलब है कि यहाँ पे 3D कंज्यूम होगा, और इसका मतलब है कि यहाँ पे 4D कंज्यूम होगा। अब अगर यहाँ पे 3D कंज्यूम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पेयरिंग हो रही होगी और यहाँ पे होगी अनपेयरिंग। अब तो इसका मतलब है कि इस केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है और इस केस में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप उस चीज को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो कोबाल्ट के लिए अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, निकल के लिए वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो यहां से हमें एक और बात समझ में आती है। अगर मैं एग्जांपल एक और देखता हूं 9.7, तो ये कहता है कि दिस कंपाउंड इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, दिस कंपाउंड इज वीकली पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इस केस में, और इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है। कम है का मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो रही होगी। अब अगर यहाँ पे पेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप इसको ऐसे पेश कीजिए, ऐसे डिस्क्राइब कीजिए, एज Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सो देयर मस्ट बी पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। और इस स्टेटमेंट को आप ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू समझा भी दीजिए तो वो बेटर रहेगा। बल्कि कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे हो तो उसको बेटर रहेगा कि आप ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से समझाए। क्या करेंगे आप करेंगे Fe का एटॉमिक नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देन लिखेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन में आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। इस वाले केस में आप पेयरिंग करवा देंगे और इस वाले केस में आप उसकी अनपेयरिंग रहने देंगे, तो उसको अनपेयर ही रहने देंगे। तो इस तरह से आप डायग्रामेटिकली भी प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस चैप्टर में हो सके तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप डायग्रामेटिकली अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपकी गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आई होप यू गेट दैट पार्ट ऑल्सो। अगर कोई डाउट है तो यू नो व्हाट टू डू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कार्बोनिल का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और नाम क्या है हमारे पास, कार्बोनिल। अब इसमें बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग इस तरह की होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, लोन पेयर, लोन पेयर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, कार्बन पे नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है जो ऑक्सीजन से लेके कार्बन तक है। तो ये हमारे पास है एक वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें हम बॉन्डिंग की बात करेंगे कि ये मेटल से किस तरह की बॉन्डिंग करता है। अब एक बात आप पढ़ेंगे, कार्बोनिल जो है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर, व्हाट इज पाई एक्सेप्टर? पाई का मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। पहली बात तो ये। अब एक्सेप्टर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक्सेप्टर का मीनिंग होता है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जनरली लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी डोनेट करता है। डोनेशन तो होगा सिग्मा बॉन्ड से, बट एक्सेप्टेंस होगा पाई बॉन्ड की हेल्प से। कैसे होगा इसको हम समझते हैं यहाँ पे जरा। ओके, तो आई एम हैविंग ए क्लीन शीट हियर, ध्यान दीजिए। ये मेरे पास मेटल है, तो ये है मेटल का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है अभी। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है। ये है मेटल का मेरे पास डी ऑर्बिटल। इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये रहा, मान लेते हैं पेयरिंग की फॉर्म में, या फिर मैं इसको अलग अलग भी दिखा सकता हूँ इस तरह से। तो ये हुआ मेरे पास मेटल का डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये है डी ऑर्बिटल। यहाँ मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हुआ उसका एक डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में। और यहाँ पर मैं बनाना चाहूँगा उसके एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ये है पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल। पाई स्टार का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले तो होगा डोनेशन यहाँ से यहाँ, now दैट इज डोनेशन। तो अब ये प्रॉपरली लिगेंड का काम कर रहा है, तो इट विल फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड हेयर। उसके बाद क्या होगा कि अब मेटल डोनेट कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई स्टार में। तो अब यहाँ पे बनेगा हमारे पास पाई बॉन्ड, इसलिए ये कहलाया गया पाई एक्सेप्टर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एंटी बॉन्डिंग में गया है तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिर्फ दो ही बॉन्ड रह जाएंगे। अब अगर मैं इसको बॉन्डिंग की फॉर्म में दिखाता हूं तो इट विल बी लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे रहेंगे लोन पे। अब यहाँ पे अगर मैं एरोस डिस्क्राइब करूँ कि एरोस क्या रहेंगे, तो वो देखते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड जो गया कार्बन से एम की तरफ, उसके बाद ये पाई बॉन्ड
जो गया M से कार्बन की तरफ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में होती है सिनर्जिक इंटरेक्शन। सिनर्जिक का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हेल्प करता है पाई बॉन्ड बनवाने में, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसी को कहते हैं हम सिनर्जिक इंटरेक्शन। तो ध्यान देंगे, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है सिनर्जिक इंटरेक्शन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड हेल्प करता है पाई बॉन्ड बनवाने में, और पाई बॉन्ड उसके बाद स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक इंटरेक्शन। आई होप यू गेट दैट पार्ट। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनिल्स, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। और ये है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो आई होप यू गेट दैट। अब मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी शो कर दूंगा, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, नहीं तो आप इसको अपनी आप भी बना सकते हैं यूजिंग 11th क्लास कंसेप्ट, जहाँ पे आप कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो उसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, और उसी में मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन शो करते हैं अपना। ओके, लास्ट टॉपिक हमारे पास प्रेजेंट है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हाउ दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे एक बार स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। व्हाट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट? इट इज जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नथिंग एल्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही यहाँ पे कहा गया है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब दो तरह के कांस्टेंट की हम बात करते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। वो क्या होता है कि मेरे पास प्रेजेंट है, मान लीजिए MlN, ये ब्रेक होता है और मुझे मिलता है Mn पॉजिटिव प्लस में Nl नेगेटिव। ये हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो डिसोसिएशन का अपोजिट होता है। मतलब मेरे पास प्रेजेंट है Mn पॉजिटिव प्लस में Nl नेगेटिव, और ये बन जाता है Mln। इसे हम कहेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। तो मोर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का अपोजिट कहलाता है हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब अगर मैं इसको KD से दिखाता हूं और इसको मैं KS से दिखा देता हूं, तो मैथमेटिकली KS जो है वो इन्वर्सली होता है KD के। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इन सम केसेस इट इज आल्सो इक्वल। तो आई कैन से स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, और इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है मैथमेटिकली भी। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप M प्लस L से हमारे पास बनता है ML। तो उसके लिए हम लिखा K1, where K1 is called the stability constant for first step। अब इसको हम लिखते कैसे, आपको ध्यान ही होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वही इसने यहाँ पे लिख दिया। then लिखा हमने ML बन गया, उसमें L ऐड किया तो ML2 बन गया, तो उसके लिए हमने लिख दिया K2। तो ML2 डिवाइड बाय ML इंटू L। तो वही स्टेप हमने प्रोसीड करवाए ML3 तक। यहाँ पर हमारे पास ML4 तक बन गया। अब अगर मैं इसी चीज़ को एक साथ लिखता हूँ कि M प्लस 4L, तो मुझे मिलता है ML4 जो कि इक्विलिब्रियम में होगा, और मुझे मिलता है बीटा4, वे बीटा4 इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू ML4 बाय M इंटू L की पावर 4। और ध्यान दीजिए कि जो बीटा4 है वो इन चारों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा। इसे अगर वेरीफाई करते हैं हम, तो वेरीफाई हम इसको इस तरह कर सकते हैं
कि बीटा 4 जो है वो है ml4 डिवाइड बाय m कंसंट्रेशन इनटू l की पावर 4। अब K1 क्या है, ये रहा K1, तो K1 हमारे पास है ml बाय m इंटू l, कंसंट्रेशन लिखेंगे उनकी हम। K2 क्या है मेरे पास, K2 मेरे पास है ml2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ml कंसंट्रेशन इनटू में l कंसंट्रेशन, उसी तरह ml3 हो जाए। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं K1 और K2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ml से ml कट हो जाता है यहाँ पे, और मुझे मिलता है ml2 बाय m इंटू l का स्क्वायर, बिकॉज ये l और ये l मल्टीप्लाई होंगे। उसी तरह K3 को मल्टीप्लाई करेंगे K2 से तो उसमें ml2 से ml2 कट हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो मुझे मिलता है वो मुझे ये मिलता है। तो बीटा 4 इज इक्वल टू K1 इंटू K3 K2 इंटू K3 इंटू K4। जितने बीटा होंगे उतने ही हमारे पास केस जुड़ते जाएंगे यहाँ पे। तो बीटा 4 इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, and K1, K2, K3 and K4 are called step wise stability constant, कि हर स्टेप के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ध्यान रखेंगे कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, अगर वो डिपेंड करता है बेसिकली कि हमारे पास लिगेंड कौन सा है, क्योंकि इसमें L जुड़ते जा रहे हैं तो L में यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ रही है, क्राउडिंग बढ़ रही है। क्राउडिंग बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, रिपल्शन होती है, जिससे स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे लिगेंड ऐड होते जाएंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे कम होती जाएगी। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। मोर लिगेंड एडेड लेस विल बी द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बीटा की वैल्यू 10 की पावर 8 है तो आपका कंपाउंड हाईली स्टेबल होगा, यानी कि आपका log बीटा जो है अगर वो 8 या 8 से ज़्यादा होता है तो आपका कंपाउंड स्टेबल है, और अगर log बीटा हमारा 8 या 8 से कम है तो हमारा कंपाउंड वीक हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको वैल्यूज़ दी मिलेंगी, आपको बस चेक करना है कि किसकी वैल्यू कितने से ज़्यादा है, उसके बाद हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, किन फैक्टर्स पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो फैक्टर नंबर 1 फैक्टर चार्ज ऑन मेटल। जितना ज़्यादा मेटल पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की। क्यों होगी? बिकॉज मोर चार्ज मतलब मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स लिगेंड, तो लिगेंड पास में अटैच होगा तो लिगेंड को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियर चार्ज, और वी कैन से हियर लेट्स से डेंटिसिटी, सॉरी, तो डेंटिसिटी ज़्यादा होगी तो चिलेशन होने के चांस ज़्यादा है। चिलेशन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। तो जितनी ज़्यादा डेंटिसिटी होगी उतने ज़्यादा चांस है चिलेशन होने के। दैट मीन्स हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो मोर चिलेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और रिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखें हम। ऑल्सो जो मल्टी डेंटेड लिगेंड होते हैं उनमें रिपल्शन कम रहती है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर साइड प्रेजेंट होती है और दोनों एक साथ अप्रोच करती है, अलग अलग अप्रोच नहीं करती है। तो उससे स्टेबिलिटी और वीकेंड से रिपल्शन के चांस हमारे कम हो जाते हैं, तो चिलेशन हमारी बढ़ जाती है और इसलिए हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। एक हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं इरविंग विलियम सीरीज। इरविंग विलियम सीरीज में अरेंजमेंट है हमारे पास एलिमेंट्स का, जिनमें सभी एलिमेंट्स की स्टेट है 2 पॉजिटिव की। तो Mn2 पॉजिटिव, उससे बड़ा होगा Fe2 पॉजिटिव, उससे बड़ा होगा CO2 पॉजिटिव, देन Ni2 पॉजिटिव, देन
Cu2 पॉजिटिव एंड देन हमारे पास अब Cu2 पॉजिटिव जो है वो बड़ा होता है किससे, Zinc2 पॉजिटिव से। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास है इरविंग विलियम्स सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की। भाई मैंने बात करी मोर चार्ज, मोर स्टेबिलिटी, मोर अट्रैक्शन। तो अब क्योंकि सभी पे स्टेट 2 पॉजिटिव की है तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। तो वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब हम किसी सीरीज में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी लिगेंड की तरफ, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मोर अट्रैक्शन, मोर स्टेबिलिटी, दैट इज ऑन दी इरविंग विलियम सीरीज। तो ये हमारे पास फैक्टर्स थे अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला, चार्ज ऑन दी मेटल आयन, मतलब कि अगर मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है तो वो स्टेबल होगा Fe2 पॉजिटिव से। उसके बाद हमारे पास डेंटिसिटी, तो En वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा अमोनिया कॉम्प्लेक्स से, बिकॉज ये डाइडेंटेट है और ये मोरडेंटेट है। तो मोर डेंटिसिटी, मोर स्टेबिलिटी, मोर चार्ज, मोर स्टेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट था इरविंग विलियम सीरीज। तो मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर स्टेबिलिटी, मतलब Fe2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे Mn2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस से। ये हमारे पास बात हो गई। अब उसके बाद हमारे पास है CFSC वैल्यू। जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो मोर नेगेटिव CFSC वैल्यू, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये एक और फैक्टर हमें ध्यान रखना है। तो ये 4 फैक्टर्स हमारे हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, एट लास्ट हमारे पास टॉपिक जो बचता है दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट, कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को पढ़े ध्यान से, अपने आप पढ़े इस कंप्लीट चीज़ को। तो जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है आप मुझसे पूछिए, बिकॉज ये एप्लीकेशन पार्ट हमारा यूज़ होता है IIT है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आई होप कि आप इसको पढ़ेंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। सो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर विच थिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पार्ट इम्पोर्टेंट है काफ़ी एप्लीकेशंस वाला। तो इसको आप खुद से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आप इसके NCERT क्वेश्चंस ट्राई करें। आप इसकी एक PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस ट्राई करने की। तो कल हम करेंगे इसका डाउट सेशन इस चैप्टर का। तो जो भी डाउट आपका है वो आप ध्यान रखें अपना, और डाउट मुझसे पूछिए इस चैप्टर का, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।